ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। नमस्कार। साहित्य भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। सितंबर माह आते ही धरा की फिजा पूरी तरह बदल जाती है। खेतों में धान की नन्ही बालियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर मस्ती में झूम उठती हैं। सावन की रिमझिम बरखा में नहाए पेड़ों की आभायुक्त सुनहरी डालियों और पत्तों पर लाखों चांद सितारे झलक उठते हैं। प्यासी नदियां सागर से दिल खोलकर मिलती हैं। पर्वत पठार घाटियों का एक एक कण अपने होने की सार्थकता सिद्ध करता दिखाई पड़ता है। शायद इन्हीं महकती वादियों को देखकर दुष्यंत कुमार ने लिखा होगा, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। रघुवीर सहाय ने भी शायद प्रकृति के इसी यौवन को देखकर लिखा होगा। आसमान की असली शक्ल रात में वो ज्यादा गहरा नीला होता है और चांद कुछ ज्यादा चांद रंग का। पत्तियां गाढ़ी और चौड़ी और वृक्षों पर नई खुशबू वाले गुच्छों में फूल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी शायद इन्हीं मोहक वादियों और छटाओं से भेंटवार्ता करके कविताओं का ये प्रेमायुक्त रूपक तैयार किया होगा। लक दक टहनियां दहकते गुलमोहर की, भरते ही बाहों में महसूस का हूं मैं, अपनी सांसों में घुलती रात रानी की मुलायम गंध और देह पर झरते हुए हर सिंगार के फूल। दिनकर के हृदय में उर्वशी भी शायद ऐसा ही दृश्य लेकर स्वप्न लोक से उतरी होगी। उर्वशी पूरे 3 घंटे की एक ऐसी फिल्म है जिसे हृदय और बुद्धि के सहारे आंखें बंद करके आकाश पर देखा जा सकता है। अगर अंतराल हो गया तो जिज्ञासा, बेचैनी, बेबसी, चाह, तड़प और लालसा एक साथ मिलकर उसे अनकही और अनसुनी रहस्यमयी दुनिया में ले जा सकती हैं। मोहब्बत की ऐसी प्यासी शर्त शायद ही किसी दीवान में देखने को मिले। आइए वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी से सुनते हैं उनका एक लघु संस्मरण, आकाश के हाथों में कत्थई गुलाब। हमारे समय में आज की तरह खुलेआम मोहब्बत का चलन नहीं था। किसी लड़की से बात करना तक अपराध माना जाता था। फिल्म में भी प्रेम का चित्रण पेड़ों के आसपास घूमना था। जब हमने उर्वशी पढ़ी तो मन एक अनोखे स्वप्न लोक में डूब गया। हमारी कक्षा में कुल 3 लड़कियां पढ़ती थी। मेरा एक दोस्त एक लड़की को दिल से बहुत चाहता था, पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। फूल तो इसके लिए वो हर दिन लेकर आता था, पर बस्ते में रखे रखे सूख जाते थे। एक दिन कक्षा में यह अध्याय चल रहा था, मरते मानव की विजय का तूरी हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीस पर स्यंदन चलाता हूँ। मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। क्लास जब खत्म हुई और इंटरवल हुआ तो वह लड़का बाहर आया और उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जो फूल वह लेकर आया था उसे तो उसने जेब में रख लिया और चलती कक्षा में उसने लाल और नीले पेन से कागज पर एक चित्र बनाया जिसमें एक लड़का एक लड़की को फूल दे रहा है। उसमें नीचे लिखा,
मैं आपके लिए रोज फूल लेकर आता हूँ, पर बस्ते में रखे रखे सूख जाते। क्या मैं आपको ये फूल दे सकता? वह कागज जैसे उसने मोड़ा नहीं था, उस लड़की ने पढ़ा और हवा में उछा दिया। कागज तेज हवा के साथ दूर आकाश में उड़ गया। लड़की के होठों पर प्रेमदायिनी हंसी फूट गई। इंटरवल के बाद वो दोनों कक्षा में नजर नहीं आए और अगले दिन दोनों का चेहरा किसी कत्थई गुलाब की तरह खिला हुआ था। पति को फूलों का नया हार पहनाती है, पति को फूलों का नया हार पहनाती है, वन की प्रसन्न विहगावली सोहर गाती है। प्रिय छोड़ गंधमादन को अब जाना होगा, प्रिय छोड़ गंधमादन को अब जाना होगा, जाने कब राजपुरी से फिर आना होगा, जाने कब राजपुरी से फिर आना होगा। वरिष्ठ कवि और नवगीतकार डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहते हुए उर्वशी को गहरे तक समझा भी है और समझाया भी है। यह कृति अपने आप में विवादास्पद भी रही। काम और अध्यात्म का जो संदर्भ इस कृति में है, उसमें विशेष रूप से एक ऐसा परिवेश निर्मित किया गया है जिसमें श्रृंगार के आधिक्य के कारण यह कृति बहुत विवादास्पद रही। पुरूरवा उर्वशी से मिलकर जहां अध्यात्म चिंतन की ओर उन्मुख होना शुरू हो जाता है, वहां उर्वशी जो भौतिक धरातल है उस पर रहना चाहती है। इसी द्वंद्व के बीच में कहीं पुरूरवा जब कहते हैं और वक्ष के कुसुम कुंज सुरभित विश्राम भवन वे, जहां मृत्यु के पथिक ठहरकर शांति दूर करते हैं, तो उनसे ऐसा लगता है कि जैसे काम के महत्व को ही इस कृति में स्थापित करने की कोशिश है, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि मातृत्व के रूप की स्थापना विशेष रूप से जो करते हैं दिनकर, जो वो कहते हैं कि गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर, युवा जननी को देख शांति कैसे मन में जगती है, रूपमती भी सखी मुझे तो यही प्रिया लगती है, जो गोदी में लिए क्षीर मुख शिशु को सुला रही हो, अथवा खड़ी प्रसन्न पुत्र का परना झुला रही हो। ये जो संवाद होता है उर्वशी का अपनी सखियों से, वह मातृत्व की विशेष रूप से स्थापना करता है। लेकिन अंत में जाकर यह कृति जिस विषाद और एक तरह से त्रासदी की स्थिति तक पहुंचती है, उसमें कई तरह की छायाएं और कई तरह के प्रभाव हैं, जिसमें अरविंद तक का प्रभाव इसमें इस कृति में विशेष रूप से दिखाई देता है। तो अपनी उन्मादक और उद्दाम श्रृंगारिकता के बावजूद जीवन के सत्य को व्याख्यायित करने में उर्वशी बहुत दूर तक सफल रहती है। युवा लेखक डॉक्टर विशाल पांडे क्या सोचते हैं उर्वशी के बारे में, आइए जानते हैं। उर्वशी में दिनकर ने काम और मोक्ष के द्वंद्व को प्रस्तुत किया। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि क्या मनुष्य शारीरिक आकर्षण और सांसारिक प्रेम के माध्यम से भी आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो हाँ, प्रेम और सौंदर्य यदि निर्मल और सृजनशील हों तो वे योग और मोक्ष का साधन बन जाते हैं। दिनकर की उर्वशी हिंदी साहित्य की एक अमर कृति है। इसमें प्रेम, सौंदर्य, नारी भोग और योग, जीवन और मृत्यु सभी के गहन प्रश्नों का सुंदर समाधान मिलता है। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन का महाकाव्य है। उर्वशी हमें बताती है कि प्रेम और सौंदर्य केवल वासनात्मक नहीं बल्कि आत्मिक उत्कर्ष और मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग हो सकते हैं। यही इसकी बड़ी विशेषता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से ही सही, मगर युवाओं का आत्मिक उत्कर्ष साहित्य के लिए बराबर बना हुआ है। युवाओं ने साहित्य को मन में बसा लिया है, बिठा लिया है। साहित्य की आवाजाही बढ़ी ही नहीं, संभली भी है। आइए एक नजर डालते हैं समकालीन साहित्य के उजले परिदृश्य पर इस चर्चा के माध्यम से। प्रतिभागी हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक, वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम और वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री महेश दर्पण। चर्चा का आरंभ कर रहे हैं श्री दर्पण।
साहित्य की चली आ रही परंपरा में इधर बहुत कुछ परिवर्तन ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने एक नया परिदृश्य खड़ा किया है। विधाओं में विधाएं मिल रही हैं, कविता में कहानी और कहानी में कविता, निबंध में ललित निबंध के नए नवीनतम प्रयोग, उपन्यासों में ऐसी छटाएं देखने को मिल रही हैं जिससे पता लगता है कि प्रयोग धर्मिता को जहां एक नया आकाश मिला है, वहीं ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम एक नए मनुष्य को देखने की कोशिश में जुटे हैं। मैं माधव कौशिक जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदी कविता, गजल, सोनेट और जो दूसरे कविता के प्रयोग हैं, उनको देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि इधर जो रचनाकार रचनारत हैं वो कविता की पुरानी जमीन से कितने अलग हैं? महेश जी, सच बात तो ये है कि केवल हिंदी क्या नहीं, मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि सारी भारतीय भाषाओं का जो परिदृश्य है वो बड़ी तेजी से बदला है और बड़े सुखद परिणाम हमारे सामने भी आए जी। जब ग्लोबलाइजेशन का दौर चला तो थोड़े से मैंने अनुभव किया कि साहित्यकार, लिखने पढ़ने वाले लोग थोड़े शंकित भी थे कि आने वाला युग हो सकता है कि हमारी रचना धर्मिता को, हमारी क्रिएटिविटी को हैम्पर करेगा, नुकसान करेगा। लेकिन जब चीजें सामने आई तो उसके बड़े अच्छे नतीजे भी हमारे सामने आए। मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। हम जैसे व्यक्ति जो गांव में पैदा हुए, छोटे कस्बों में पैदा हुए, तो उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं थी जी, पत्र पत्रिकाएं नहीं आती थी, तो बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन था। अब हालत यह है कि हर आदमी की जेब में जो मोबाइल है, उस मोबाइल में पूरी दुनिया का पुस्तकालय है, हर भाषा का, केवल हिंदी का नहीं, अनुवाद की भी स्थिति उसमें है, सारी दुनिया के म्यूजियम इसमें है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये छोटा सा यंत्र जो आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है जी, उसमें वो सारी चीजें हैं जिसके लिए मेरी पीढ़ी तरसती थी। तो एक तो ये बात हुई कि उपलब्धता बढ़ी है, हमारे पास साधन आया एक तरह का साहित्य का। और जो आपने बात की कि कविता में कहानी, कहानी में ये, उससे पहले मैं एक और उपलब्धि के बारे में बताना चाहूंगा जो उपलब्धि लोगों के सामने तो है लेकिन उस पर कभी बात नहीं हुई। जब हम पढ़ते थे तो खास तौर पे जो राम की शक्ति पूजा, जयशंकर प्रसाद को पढ़ते थे, तो उसके पीछे शब्दार्थ की एक बड़ी लंबी सूची होती थी। साहित्य की भाषा और आम जन की भाषा में बड़ा अंतराल था जी। आज का कोई भी प्रोफेसर राम की शक्ति पूजा पढ़ाते हुए कुंजी का इस्तेमाल किए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि भाषा बदल गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही हमारे साहित्यिक परिदृश्य में कि अब साहित्य की भाषा और आम जन की भाषा का अंतर समाप्त हो गया। अब किसी कवि को पढ़ते हुए आपको शब्दार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। वो जो आम जन की भाषा है उसने उसी में रचनात्मकता इतनी भर दी है कि वो अपने मन की बात कह लेते हैं। भवानी भाई ने तो कहा ही था, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख जी। वो जो एक तरह की शुरुआत थी, वो जो पुरानी परिपाटी की जो रचना थी जिसमें काव्य भाषा आम जन की भाषा से बिल्कुल अलग थी, वो एक अंतर उन्होंने पाट दिया जी। ये हुआ। बलराम जी, मैंने ये देखा कि कहानी जो प्रेमचंद के बाद एक प्रस्थान बिंदु बनाया था जैनेन्द्र ने, अज्ञे ने और यशपाल ने, मैं कहूँगा कि इसके बीच में जो भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर इत्यादि की पीढ़ी थी, उसने जहाँ तक कहानी को पहुँचाया था, उसके बाद 7वें दशक से हिंदी कहानी ने जिस तरह से त्वरा पकड़ी और कहानी का परिदृश्य समूचा का समूचा बदल डाला। आपकी पीढ़ी के समय 8वें दशक में लगभग ये लगने लगा था कि कहानी एक नए रास्ते पर दौड़ रही है। आज जब आप कहानी पढ़ते हैं सन 2025 में, तो आप क्या पाते हैं कि नया कहानीकार किस दिशा में जा रहा है? महेश जी, समय बदलता है, समय के साथ समाज बदलता है, समाज की भाषा भी बदलती है। हम ये नहीं कह सकते कि भाषा एकदम स्थिर रहेगी। तो जैसे कहानी की, कविता की, नाटक की भाषा में परिवर्तन हुआ है, कहानी की भाषा भी बदली है। कौशिक जी ने कहा कि नई पीढ़ी को साधन तो बहुत ज्यादा उपलब्ध हो गए हैं, साधना का अभाव दिखता है, लेकिन याद करें कि हर पीढ़ी में
100-200, 300, 400 कहानीकार होते हैं, उसमें से समय के बाद फिर 2, 4, 5, 10, 12 ही बचते हैं, बाकी चले जाते हैं। तो ये जो साधना की बात कौशिक जी ने कही, तो टिकते वही हैं जो साधना करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो साधना होती है भाषा की, भाव की, कथ्य की और चरित्र गढ़ने की, परिवेश गढ़ने की, क्योंकि बिना परिवेश के, बिना कैरेक्टर के न कहानी हो सकती न उपन्यास हो सकता है। तो परिवेश तो भाषा से ही गढ़ा जाएगा। आदमी को, कथाकार को चित्र रचने होते हैं और चित्रों के बीच में चरित्र खड़े करने होते हैं। तो चित्र रचने और चरित्र खड़े करने की साधना अगर कथाकार नहीं करेगा तो बहुत दिन नहीं चलेगा। कौशिक जी ने वही कि बहुत सारी चीजें जीवन में आई हैं। भूमंडलीकरण का दौर आया, लगा था कि साहित्य के लिए होगा, लेकिन आज देखिए साहित्य के लिए संकट नहीं है। साहित्य को मंच भी उपलब्ध है, इतने ज्यादा अखबार हैं, पत्रिकाएं भी बहुत हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के साधन बहुत हैं। कहानी जा रही है दूरदर्शन में, जो सारे आप सीरियल और चीजें देखते हैं तो कहानी वहाँ जा रही है। तो कहानी को विस्तार मिला है और नई पीढ़ी का ये सौभाग्य है, बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं। हम लोगों के समय में चंद पत्रिकाएं थी, उन्हीं में कहानी, सारिका, नई कहानी, माध्यम, ज्ञानोदय, पहले नया ज्ञानोदय बना, बाद में ज्ञानोदय, कल्पना एक समय तो थी, पूरे देश में पत्रिकाएं थीं, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी आज है। ये और बात है कि आज हमारे पास धर्मयुग नहीं है जो किसी अच्छे लेखक की अच्छी कहानी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही दिन में पहुंचा दे, उसे स्टार बना दे। कौशिक जी, मैं ये पाता हूँ कि इधर जो रचनाकार आ रहे हैं वो बहुत तैयारी के साथ आते हैं। उनके पास सूचनाओं का भंडार है, उनके पास अनुभवों का भी भंडार है। जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है कि साधना में कमी हो, लेकिन वो कहन के नए प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो हर कहानी में एक नया कथ्य खोज करके लाने की कोशिश में है। ये हो सकता है कि उनके सामाजिक बोध में कहीं कोई वो चीज हमें नजर न आती हो जो प्रेमचंद के बाद यशपाल में नजर आती थी, यशपाल के बाद धर्मवीर भारती में या कमलेश्वर में या राजेंद्र यादव में या निर्मल वर्मा में या मोहन राकेश में या भीष्म साहनी में नजर आती थी। लेकिन ये जरूर है कि आज की पीढ़ी बहुत तैयारी के साथ लेखन में उतरती है, और जब वो लेखन में उतरती है तो वो पुराने का पाठ भी करती है अपने तरीके से। वो चीजों को स्वीकार भी करती है और अस्वीकार भी करती है। उसके अंदर ये साहस आया है कि वो अपनी बात को तरीके से रखे और जिस बात का उसे प्रतिरोध करना है उसे वो तरीके से उसका प्रतिरोध भी करे। तो जब कविता के क्षेत्र में आप देखते हैं तो नए ऐसे कौन से लोग आप पाते हैं जो अपनी भाषा में अपने समय की कविता कह रहे हैं? महेश जी, आपका ये जो प्रश्न है, पिछली बार जो आपने एक प्रश्न किया था, पहले मैं उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि मिला के करूं। जी, सबसे अच्छी बात ये रही इन दिनों में, ये बिल्कुल सच है, जितना हमारा समाज संकीर्ण है उसी अनुपात में संकीर्णता हमारे साहित्यिक समाज में भी रही है। और उस संकीर्णता का दुष्परिणाम ये हुआ कि कुछ एक विधाओं को हमने हाशिए पे डाल दिया था और हम ये भूल गए थे कि विधाएं भाषा की नहीं होती, साहित्य की होती है। उदाहरणार्थ बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें ये बिल्कुल हम लघु कथा और गजल नहीं प्रकाशित करते। जी जी जी, ये लिखा और हम जैसे भेज भी नहीं पाते। अब हालत ये, वही पत्रिकाएं लघु कथाओं के विशेषांक निकालती है गजल की। तो एक तो ये दुर्भावना समाप्त हुई। गजल के लिए था कि भाई ये तो उर्दू की आयातित विधा है, हाइकू है ये तो जापान से आई है, सोनेट है जैसे आपने जिक्र किया अंग्रेजी का है। लेकिन अब ये नई पीढ़ी के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है, अपनी भाषा के साथ उनका पूरा संपर्क भी है और वो मानते हैं। तो आज के लेखक का सबसे उजला पक्ष ये है कि उसके पास बहुत सारी विधाओं में कहने के साधन, अभिव्यक्ति का साधन है जी। अब वो केवल मुक्त छंद में नहीं कहता, अब पुरानी कुछ एक विधाएं रिवाइव हो रही, दोहा और बड़े शान से लिखा जा रहा है। अब दोहा रीतिकालीन तो रहा नहीं, जो उसका कथ्य है वो आज के युग का है, आज की विसंगतियां हैं, समाज की विद्रूपता है और बड़े खूबसूरत दोहे कहे जा रहे हैं। तो एक तरह से मुझे लगता है सोनेट, गजल
और गीत परिवर्तित हुआ नवगीत में, सब में। अब वो गजल रोमानी गजल तो है नहीं, जी, जो उर्दू के उससे आई है। नवगीत भी वो नहीं है जिसमें गेयता निजता माधुर्य हो, वो तो कड़वे गीत भी है हमारे नवगीत भी। अब आपकी रचना एक पल में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। एक पल में आपके विचार को सराहने वाले और उसको नकारने वाले दोनों साथ साथ वो खड़े हैं। नए बच्चों के पास बदलते हुए समाज की पहचान हमसे अधिक है। जी 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 बिल्कुल। जो समाज में परिवर्तन हुआ, रिश्तों में परिवर्तन हुआ, और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को जिस अंदाज से परिवर्तित किया है, उसको एक नया बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से कहता है, और नए लड़कों ने किया है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि कहानी में कविता आई, कविता में कहानी आई, तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है। एक ही तरह की रचनाएं उबाऊ भी हो जाती थी। संकट तो हमेशा रहेगा, शब्द पे भी संकट रहेगा, समाज पे भी रहेगा, लेकिन उसके निपटने के लिए मजबूत हाथ है और मजबूत पांव है। मैंने ये अनुभव किया। दूसरा एक और है कि नई पीढ़ी के पास अपनी बात कहने के जितने साधन हैं, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ एक साधन क्रिएट भी किए। अब जैसे ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। अब मैं एक ऐसा उदाहरण आपको दूंगा जिसको जान के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। कुछ दिन पहले एक आदिवासी लेखक सम्मेलन हुआ, उसमें एक युवा आया और उसने मेरे से कहा कि सर हमारी तो जो बोली है उसका कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। तो मैंने मजाक में उससे कहा कि चलो कोई नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आपके पास अब तो नई टेक्नोलॉजी है, आप अपने पुराने लोक गीतों का एक ऑडियो बनाइए ग्रुप बना के। 6 महीने बाद उस लड़के ने बताया कि हमने हजारों लोकगीत इस तरह से प्रचारित प्रसारित कर लिए। तो भाषा का संरक्षण हुआ। अब भाषा बगैर लिपि के भी हमारे साथ जीवित रही है, ये एक नई बहुत अच्छी बात है। कौशिक जी, मुझे तो लगता है जो आपने उदाहरण दिया, टेक्नोलॉजी और साहित्य का कितना गहरा अंतर संबंध अभी विकसित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये हमें 10 साल पहले नहीं मालूम था। बलराम जी, आपने गौर किया होगा कि पहले मोटे मोटे उपन्यास लिखे जाते थे। जेनेन के समय से अचानक ये हुआ कि उपन्यासों के आकार में अंतर आया और कहन में भी अंतर आया। इधर जो आपने लघु कथाओं पर काम किया है, उससे ये पता लगता है कि ये विधा आकार में छोटी, अपने बात की कहन में बहुत गहरी जाने वाली और अनेक प्रकार के प्रयोगों की संभावना लिए हुए है। क्योंकि आपने हिंदी लघु कथा कोश, भारतीय लघु कथा कोश और विश्व लघु कथा कोशों का संपादन भी किया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इधर जो लघु कथाएं नए समय में लिखी जा रही हैं, उन्हें आप पुरानी लघु कथाओं से कितना अलग पाते हैं? जहाँ तक लघु कथा की बात है, तो जैसे जैसे समय का अभाव हुआ आदमी के पास, तो ये लगा वो लंबे उपन्यास नहीं पढ़ सकते। अमेरिका में देखिए नेथेनियल हाथार्न वगैरह के मोटे मोटे उपन्यास थे, अपने यहाँ भी थे, लेकिन नागार्जुन के आप देखिए, तो आप उनके साथ रहे हैं, तो वो कहते थे मैं मोटा उपन्यास नहीं लिखूंगा। मोटा उपन्यास प्रकाशक की कमाई कराएगा, लेकिन पाठक के पास नहीं पहुंचेगा। तो वो छोटे छोटे लिखे उन्होंने। तो उपन्यास छोटे छोटे हों तो आसानी से जाते हैं, और लघु कथा तो अखबारों में आप देखें जगह जगह, और चीजें छपे न छपे, लघु कथा हर जगह आपको दिखाई पड़ती। आने वाला समय अच्छा ही अच्छा मुझे दिखाई पड़ता है, जीवन में, भाषा में, साहित्य में, सब जगह। पिछले वर्ष मॉस्को लिटरेरी ब्रिक्स में गया जी, तो मैं जाके हैरान हुआ कि रशिया में भारतीय साहित्य का अनुवाद, मेरे जैसे आदमी की कविताओं का अनुवाद वहाँ उपलब्ध था और लोग पढ़ रहे थे। और रूस के साहित्य को तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अब साहित्य की वो सीमाएं इतनी ज्यादा विस्तृत हो गई हैं, और जैसे आप मानते हैं कि साहित्यकार तो पूरी दुनिया का है, आवागमन दुनिया भर से लोगों का, भाषाओं का, लोगों का इस देश से उस देश में हुआ है, और उसी उसमें हमारे साहित्य का भी एक उज्जवल पक्ष इससे दिख रहा है। भारतीय साहित्य को सारी दुनिया देख रही, और सारी दुनिया के साहित्य को हम देख पा रहे हैं। ये इस समय का उज्जवल पक्ष। समकालीन साहित्य उजला परिदृश्य। अभी आप ये चर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक, वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री बलराम और वरिष्ठ कथाकार और संपादक श्री महेश दर्पण। इस चर्चा से एक बात तो निश्चित ही मानी जा सकती है कि भारतीय साहित्य ने क्षितिज के हर कोने को छू लिया है। हमारी तमाम भाषाएं भी महासागर, द्वीप और टापुओं को लांघती हुई दुनिया के हर कोने में पहुंच गई हैं। हिंदी भाषा तो अब तमाम विश्वविद्यालयों में सबका दुलार पा रही है। सीखने और सिखाने के स्तर पर भी ये बहुत ही न्यारी, प्यारी और दुलारी है। सुनते हैं एक विवरण। हिंदी, चांद से अक्षर, सितारों सी चमक। मेरा नाम मानी देवरी है। मैं असम में रहती हूँ और हम असमिया भाषा जानते हैं। असमिया भाषा बहुत अच्छी है, पर जब मैं हिंदी की पढ़ाई कर रही थी, अम्मा ही मुझे सिखाती। वो जब क लिखवाती थी तो कहती थी चांद का चित्र बना दे, और उसमें चारों तरफ 4 सितारे बिठा के क अक्षर बन जाएगा। ऐसे ही ख लिखवाती थी तो कहती थी चांद बना और उसमें एक सितारा बिठा दे, और बीच में सितारों की गंगा पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ा, बन जाएगा ख। सारे अक्षर अम्मा ऐसे ही सिखाए थे और मैं 3-4 दिन में पूरा कक्का सीख गई। हिंदी के जितने अक्षर हैं सब चांद सितारों की तरह गोल मटोल ही होते हैं। आइए हिंदी और इसकी देवनागरी लिपि की बनावट और बुनावट पर और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं नागरी लिपि परिषद के महामंत्री और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरि सिंह पाल से। देवनागरी लिपि के बारे में बहुत से लोगों को भ्रम रहता है। दरअसल देवनागरी लिपि इसलिए कहा गया क्योंकि ये पहले संस्कृत की लिपि थी और संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं, तो देववाणी कहने के नाते जिस लिपि में लिखी गई उसको देवनागरी लिपि कहा गया। दूसरा एक ये भी कहा गया कि ये नागरी माने जो लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, उनको नागर कहते हैं। नगर जैसे जो नगर में रहते हैं उनको नागरी। तो ये माना गया कि सबसे पुराना जो शहर हमारे भारत में वो काशी है, तो काशी के विद्वानों ने विचार करके एक लिपि का निर्धारण किया, इसलिए उसको देवनागरी लिपि कहा गया। यानी देवताओं का स्थान है तो देवता के साथ में नगर में बनी, इसलिए नागरी लिपि। प्रारंभ में भारत में जितनी भी लिपियां हैं, भाषाएं हैं, उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी के बारे में कहा जा सकता है कि ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई या ब्रह्मा के द्वारा सोची गई। तो ये किस तरह का मिथक है, अनेक मिथक भी इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन मूल जो लिपि थी सभी भाषाओं की भारत में वो ब्राह्मी लिपि थी। और बाद में जब इसका और विकास हुआ तो उससे 2 शैलियां विकसित हुई, एक उत्तरी शैली, एक दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ विकसित हुई, और उत्तरी शैली से जिसमें देवनागरी लिपि है, जिसमें शारदा लिपि है, जिसमें कश्मीरी लिखी जाती है, गुरमुखी लिखी है, जिसमें पंजाबी लिखी जाती है। और लिपि को हम इस रूप में कह सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ वर्ण होते हैं, और ये वर्ण जो आए हैं, जैसे का बोलेंगे हम, तो का अनेक प्रक्रियाओं के बाद में ये का बना है। सीधा सीधा का नहीं बना दिया, उसके लिए कोई एक डंडा खींचा गया, उसमें गोल सा डंडा बनाया गया, उसमें एक और चतुर्कोण बना करके उसको का से रूप बना। तो इस रूप में वर्ण जो बने हैं, अक्षर जो बने हैं, वो अनेक इसके विकास प्रक्रिया रही है, तब जाकर के आधुनिक रूप में हुआ है। हिंदी भाषा की विकास यात्रा में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रघुवीर सहाय, विष्णु प्रभाकर, सुब्रमण्यम भारती और मधुसूदन दत्त सरीखे हिंदी सेवी और साहित्यकारों को नमन करते हुए हम आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती का ये अंक अब यही संपन्न होता है। वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा का, प्रस्तुति सहयोग प्रीति कमल का और आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।